कि आपका टॉपिक वही चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर ही। लेकिन आप लोग कोई भी इतिहास का कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित। तो आर्ट एंड कल्चर में अब पहले पढ़ा देता पूछिए, ठीक है, क्योंकि नहीं तो टाइम बहुत कम है। कला एवं संस्कृति का विकास हर शासनकाल में हुआ है। हम लोग कल गुप्त काल में देख रहे हैं, ठीक है। तो हम सिक्के की बात कर रहे थे आपसे कि जैसे सिक्का एक टॉपिक है इतिहास में। आपको ज़्यादा तैयार यार तभी होता है जब आप किसी हर टॉपिक को आप जो है क्लियर करके रखेंगे। आज आ चुके हैं, आप करें आएंगे। तो सिक्के देखिए, सबसे पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चले थे। सबसे पहला जो सिक्का चला था वो चांदी का सिक्का चला था। और सिक्के में जो क्या कहते हैं शुरुआती सिक्के थे उसमें भी आकृति ही बनाई गई थी। लेकिन आकृति बनाने का मतलब लेख से नहीं है, मतलब लिखावट नहीं हुई थी, किसी राजा का नाम नहीं लिखा गया था, ठीक है। आकृति ही थी, उसको पंचमार्क सिक्के ही बोले जाते थे। तो सबसे शुद्ध जो सिक्के चले थे वो कुषाण वंश में। और कुषाण वंश में उन्होंने जो सिक्के चलाए थे वो रोमन शैली में आए। कुषाण वंश के जो सिक्के वो रोमन शैली पर। और कुषाण वंश के इस सिक्के पर सर्वप्रथम हम सिक्की आकृति, हाँ, रोमन शैली पर आधारित है। कुषाण वंश के इस सिक्के पर शैव धर्म यानी शिव की आकृति हमको मिल करती है, गंभीर और त्रिशूल। महात्मा बुद्ध की भी आकृति कनिष्क के सिक्के पर मिली है। और चतुर्भुजी आकार यानी चतुर्भुज के आकार के जो सिक्के मिले हैं वो भी कुषाण वंश के। तो सबसे शुद्ध सिक्के चले थे कुषाण वंश। और कुषाण वंश के बाद हम आते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश में सोना, चांदी एवं तांबा तीनों सिक्का चला था, ठीक है। गुप्त वंश में सोना, चांदी, तांबा तीनों सिक्का चला था। यहाँ पर सर्वाधिक सिक्के गुप्त वंश में ही चले थे। सर्वाधिक जो सिक्के थे वो गुप्त वंश में ही चलाए गए। गुप्त वंश के जो सिक्के पर देखिए, समुद्रगुप्त के सिक्के पर अश्वमेध हमने कल बताया था, ठीक है। हर जगह जैसे प्रमाण आपको मिलता है कि अश्वमेध राजा ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आ चुका है, हम आपको बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आया था कि ऐसे क्वेश्चन एक बात है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, इसका पता हमको कहाँ से चलता है? ऑप्शन में था प्रयाग स्तंभ, लेकिन इसमें नहीं है, ये गलत है। यानी सिक्के पर इससे पहले भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हो चुका है, हम वैदिक काल में पढ़ चुके हैं, शुंग वंश में भी पढ़ चुके हैं, पुष्पित शुंग। लेकिन पुष्पित सिक्के सिक्के पर नहीं है, ठीक है। उनके जो मतलब उन्होंने लिखा था क्या कहते हैं पतंजलि ने, उनके दरबारी जो कवि थे, दरबारी एक और थे उनके, उनका नाम था धनदेव। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उन्होंने यह किया था। लेकिन समुद्रगुप्त के सिक्के के आधार पे ही हम कहते हैं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था।
उनके सिक्के पर ही लिखा है। तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे अश्वेत, बाकी जितने भी अलग अलग, और एक और राजा हुए थे कुमारगुप्त, उनके सिक्के पर भी अश्वेत है। ये दो अश्वमेध आकार के सिक्के, उनके आकार। बाकी जो जानवर सिंह तो कई राजाओं के, समुद्रगुप्त का भी है, कुमारगुप्त का भी है सिंह प्रकार का, और चंद्रगुप्त का भी है, चंद्रगुप्त का भी सिक्का है सिंह प्रकार का। लेकिन जब कुमारगुप्त का एक अलग प्रकार का सिक्का है, वो है नंदी या बेल आकार। हम बता चुके हैं नंदी आकार। और स्कंदगुप्त के जो सिक्के थे वो मयूराकार के सिक्के थे। कुमारगुप्त लिखा है सर, मयूराकार के सिक्के। नहीं तो सही लिखा है, हमने इसमें गलती लिखा, वो सही लिखे, आप लोग सही लिखे। हम सोच रहे हैं कि हम वो लिख रहे हैं, तो सही आपने लिखा, हमने सोचा था तो सही। हाँ सही है, वो सही है। नंद ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको प्रूव करें इनका मयूराकार। तो देखिए गुप्तकाल में सिक्के थे, लेकिन इसी सिक्के पर जब स्कंदगुप्त राजा बनते हैं तो इसी सिक्के पे मिलावट आ जाती है। ठीक है, सिक्के पे मिलावट भी आ जाती है, और स्कंदगुप्त के बाद जब सिक्कों की कमी भी आ जाती है। सिक्के की कमी का मतलब होता है कि व्यापार वाणिज्य में भी कमी आ जाती है, क्योंकि गुप्तकाल तक जब ज़्यादा सिक्के उस समय चलने लगे थे तो व्यापार भी बढ़ गया था। लेकिन इस समय जब सिक्के की कमी आई तो सीधा संबंध उसका प्रभाव व्यापार में हो गया। सिक्के का सीधा संबंध यहाँ पर तो व्यापार से था। कारण ये है कि शुरुआती में जब सिक्के चलते थे तो सिक्के इतने प्रचलित नहीं थे व्यापार में, वहाँ विनिमय भी हो जाता था। लेकिन इस समय सिक्के बहुत अधिक प्रचलित हो चुके थे गुप्तकाल में। तो जब सिक्के की कमी आई तो सीधे ये आता है कि व्यापार में भी कमी आ गई और सिक्के में मिलावट भी आने लगी। देखिए आज की अर्थव्यवस्था भी रुपये और डॉलर से ही क्या कहते हैं तुलना की जाती है कि नहीं चली जाती है। अगर डॉलर क्या कहते हैं कि तुलना में रुपया ज़्यादा होता है तो क्या होगी भारत की अर्थव्यवस्था? कमजोर होगी कि ठीक होगी? मान लीजिए $1 बराबर 80 रुपया है, अगर $1 बराबर 100 रुपया हो तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। तो कहने का मतलब आज की भी अर्थव्यवस्था रुपये पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो उस समय गुप्त काल में भी सिक्के पे ही व्यापारी लोग जो सिक्के का ही लेन देन करते थे। ठीक है, उससे व्यापारियों का कारण ये था कि वो उस सिक्के से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। जैसे आज हम कोई सामान खरीद सकते हैं एक सिक्के यानी नोट से, कोई भी। वैसे उस समय भी सिक्के का महत्व हो गया था। जब विनिमय माध्यम खत्म हो गया तब सिक्के का महत्व बढ़ गया था। देखिए गुप्त काल में सिक्के के अलावा उनकी जो कलाकृति हमने कई बार बता चुके हैं, मंदिर, तो उनके बहुत से मंदिर बने हैं पूरे भारत में। ज़्यादातर मंदिर उनके उत्तर भारत में बने हैं और मध्य भारत, और ज़्यादातर मंदिर उनके नागर शैली में बने हैं। ठीक है, आप लोग कुछ मंदिर जो इम्पोर्टेंट हैं वो बता देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ 5-6 मंदिर हैं ये अक्सर आते हैं मंदिर। सबसे फेमस तो ये दशावतार का मंदिर है, ये ललितपुर में। उसके बाद विष्णु का मंदिर है, ये है इनवा, ये जबलपुर में। तीसरा है गांव का मंदिर, ये है
नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये आपका मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार 64 योगिनी मंदिर, ये भी जबलपुर में है, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार और भी कई मंदिर बने हैं। ये तो फेमस मंदिर है जिसके बारे में हमने बता दिया। मंदिर के साथ साथ इस काल में भी मूर्ति बनी थी। जैसे कुषाण वंश में मूर्ति बनना शुरू हो गई थी मानव की, इस वंश में भी मूर्ति बनी थी और महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति बनी थी इस वंश में। तो गुप्त वंश में हमको दो जगह से, देखिए, मथुरा से मूर्ति मिलती है और एक सारनाथ से बैठी हुई मूर्ति मिलती है। ये क्या कुछ कहा गया आप लोग देखिए, मथुरा से कुषाण वंश में मूर्ति मिली है, लेकिन मथुरा में ही गुप्त काल में भी मूर्ति बनी है। ये याद रखिएगा, गुप्त वंश में ये बैठी हुई मूर्ति है। ये आपको सारनाथ, आप सारनाथ जाएंगे तो वहाँ एक दिखाया गया है महात्मा बुद्ध को आसन पर, वो मूर्ति बनी है गुप्त काल में बैठी हुई, मतलब उस समय बनी है सारनाथ की मूर्ति। दूसरा मथुरा से प्राप्त मूर्ति है, ये भी बैठी हुई है। ठीक है, ये तो दोनों मूर्ति जो हमने बताया, ये तो पत्थर की मूर्ति है। अफगानिस्तान के बाड़ियान से ये मिली, लेकिन कई मूर्तियों को तोड़ दिया गया। उस समय जो मूर्ति थी बहुत ज़्यादा तोड़ दिया गया है, बहुत मूर्ति थी बहुत उस समय। तो ये मूर्ति, लेकिन गुप्त काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक आता है क्वेश्चन यही कि गुप्त काल में बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति बनाई गई थी जो बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। ये बहुत फेमस मूर्ति। ये पीतल की मूर्ति है, गुप्त काल में सुल्तानगंज से एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये बहुत प्रसिद्ध है उस समय की मूर्ति। तो ये देखिए, सिक्के हो गया, मंदिर हो गया, आपका मूर्ति हो गया। अब बताइए गुप्त कला में कला का और किस क्षेत्र में विकास हुआ? साहित्य कुछ है, लेकिन कला यानी निर्माण कला में इनका विकास हुआ। नहीं, वो तो मंदिर की शैली तो हम बताएंगे ही, नागर शैली वो तो बताएंगे ही आपको, लेकिन हाँ वो डिजाइन भी हम बताएंगे आपको कि क्या क्या कहते हैं उसको, वो पूरा आपको बताएंगे। वो उसका हमने बाद में रखा है वो टॉपिक, क्योंकि अभी बताएंगे आप भूल जाएंगे। नागर शैली बहुत थोड़ा सा माइन्यूट 3-4 अंतर है, उसे आप पकड़ लेंगे। लेकिन गुप्त काल में और क्या विकास हुआ कला में? देखिए, गुप्त काल में 2 बड़ी बड़ी गुफाओं की खोज हुई, एक अजंता गुफा, एक बाघ। पहले हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर का अलग टॉपिक होने के कारण ये आपको फिर से बताना पड़ रहा है। अजंता की गुफा, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, महाराष्ट्र के ये औरंगाबाद जिले में है। इसमें इस समय जो गुफा है, नवी
10वीं गुफा ये वाकाटक वंश, और 6वीं एवं 7वीं गुफा ये पुलकेशिन, यानी चालुक्य वंश, और 16वीं गुफा, 17वीं गुफा और 19वीं गुफा ये गुप्त काल की थी। 16वीं गुफा, 17वीं गुफा और 19वीं गुफा ये गुप्त काल की गुफा है, जिसमें 16वीं और 17वीं गुफा बहुत प्रसिद्ध है। 16वीं गुफा एक मरणासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है। मरणासन ये महात्मा बुद्ध के सौतेले भाई की पत्नी थी, ठीक है, उन्हीं का ये चित्रण किया गया है। और 17वीं गुफा का सीधा संबंध महात्मा बुद्ध के से जीवन से, उनके जीवन में जो उनकी घटनाएं घटी, ठीक है, जीवन में जो भी उनकी घटनाएं घटी, ठीक है, उन्होंने घर को गृह त्याग किया, यानी जन्म, उनके जन्म से ही उनका जन्म हुआ, फिर उन्होंने गृह त्याग किया, फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने ज्ञान दिया। ये 4 महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं महात्मा बुद्ध की, उसको चित्रण किया गया है इसी अजंता में। 17वीं गुफा में महात्मा बुद्ध के चित्रण है। हाँ, उनकी पत्नी, क्या नाम था उनकी पत्नी का? यशोधरा, अपने पुत्र राहुल को देते हुए इसमें चित्रण किया गया। 17वीं गुफा में ये चित्रण किया गया। तो ये अजंता की गुफा आज भी जो चित्रकला उस समय बनाई गई थी आज भी मौजूद है, और भारतीय कला की बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। विदेशी पर्यटक बहुत लोग आते हैं आपको देखने के लिए। इस 17वीं गुफा, 16वीं 17वीं गुफा यानी अजंता में ये देखने आते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ गुप्त काल में ही एक और गुफा थी, बाघ की गुफा। बाघ ये ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बाघ की गुफा, ये ग्वालियर जिले में है। और इसकी खोज हुई 1818 में मेजर मिल रही। देखिए, अजंता की गुफा और बाघ की गुफा में अंतर समझिए। अजंता की गुफा का जो चित्रण किया गया है उसका संबंध धर्म से है, यानी धार्मिक चीजों का ज्यादा चित्रण हुआ है। और बाघ की गिफ्ट का लौकिक है। लौकिक का कहने मतलब है कि मनुष्य के सामान्य जीवन को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है, जैसे चलते हुए दर्शाया गया है, जैसे नृत्य करते हुए दर्शाया है, उनके मनोरंजन के रूप में व्यक्त किया गया है बाघ की गुफा। ये लौकिक चित्र है। वैसे भारत की चित्रकला तो पूर्व पाषाण काल से ही, मध्य पाषाण काल में ही, ठीक है, हम भीमबेटका की गुफा देखते हैं तो उसमें ही चित्रकला शुरुआत हो चुकी थी। चित्रकला की शुरुआत मध्य, यानी आज के करीब 12 से 14 हजार साल पहले ही चित्रकला शुरुआत हो चुकी है। भीमबेटका जो, ठीक है, खोज हुई थी वहाँ रायसेन जिले में, वहाँ की गुफा में ही चित्रकला पहले से ही मौजूद थी। और ये चित्रकला जो कहते हैं अजंता और बाघ, ये क्या कहते हैं, इस काल में, गुप्त काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। ये तो लेकिन चित्रकला थी। गुप्त काल में कला के क्षेत्र में एक चीज और याद आता है, वो है उनका विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, वो इस समय है नहीं, ठीक है, उसका अवशेष है। नालंदा विश्वविद्यालय है नहीं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहते हैं, ये राइटर यानी जो लेखक थे उन्होंने अपने साहित्य में उसके बारे में बताया है, इसी से पता चला है? क्या कह रहे हैं आप? नष्ट, क्या कह रहे हैं? नष्ट हुआ था, हाँ नष्ट हुआ ही था, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, हाँ वो तो नष्ट कर दिया नहीं। देखिए प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला तो है, इसका भी अवशेष नहीं है, ये भी पाकिस्तान में है, लेकिन किताबों में ये लिखा हुआ है, साहित्य से पता चलता है। लेकिन अब इसके बारे में हमको साहित्य से पता चलता है, उसका साच ही नहीं है, और जिसका साच नहीं रहता हम लोग कहते हैं वो है आद्य, मतलब ऐतिहासिक नहीं है, ठीक है, मतलब साच ही नहीं होता कोई चीज, और लिखित रूप से है, ऐतिहासिक कह सकते हैं वो, मतलब लिखित है। तो ये तक्षशिला के बारे में भी लिखित रूप से बताया गया है, कौटिल्य का भी उसमें लिखा है कि ये लोग यहाँ पे पढ़ते थे, लेकिन उसका अवशेष ये माना जाता है कि आजकल पाकिस्तान के पास तक्षशिला है, वहाँ पर ये विश्वविद्यालय था पहले, और ये भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है, जहाँ पे लोग क्या कहते हैं मौर्य काल में कौटिल्य यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है, और जीवक बिंबिसार के एक राजवैद्य थे, उन्होंने भी यहाँ की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया ये अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को बनाया किसने, लेकिन ये भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख कौन करता है? नहीं, भाईयान तो पहले आया था जी, देखिए भाईयान नहीं, कि भाईयान तो वेंसार, क्योंकि भाईयान के बाद बना था, किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था, इसको कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, और वो वेंसांग यहाँ पढ़ने के लिए भी गया था, वेंसांग आया था, यहाँ पढ़ा था, ज्ञान प्राप्त किया था। ये करीब 600 से 700 साल तक ये विश्वविद्यालय जीवित था, लगभग 5वीं शताब्दी में बना था, और लगभग 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। यहाँ के पुस्तकालय का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ का जो पुस्तकालय है उसका भी उल्लेख मिलता है। अच्छा भाई हम आपको बता देंगे इसके बारे में। तो ये देखिए विश्वविद्यालय के बारे में अलग अलग इसमें देखिए दिया गया है, ठीक है। NCERT में जो लिखा होगा वो सही, मान लीजिए भारत सरकार लिखा ये तो सही है, ठीक है, जो लिखा है। तो ये विश्वविद्यालय का अवशेष ये माना जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इसका हस्तक्षेप किया। अब इसकी जगह आधुनिक रूप में ये पूछा जाता है कि ये है कहाँ पर, तो ये पाटलिपुत्र यानी पटना के पाटलिपुत्र के पास, पटना के पास बड़ा गांव, ठीक है, बड़ा गांव के पास ही ये विश्वविद्यालय था, पहले की क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप बता रहे हैं बड़ा गांव। वहाँ पे ये क्या कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय था,
देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का यानी अंत हो गया, लेकिन बाद में ये क्या कहते हैं भारत सरकार के सहयोग से भी नया विश्वविद्यालय का निर्माण हो भी रहा है। तो ये देखिए गुप्तकालीन विश्वविद्यालय था नालंदा। ये उस समय उनकी देखिए कलाकृति थी, लेकिन उसका पूरा साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, इमारत के रूप में इसका साक्ष्य नहीं मिलता। अब आपका देखिए इसमें आता है दो शैली, इसको हम कल बताएंगे, नागर शैली और द्रविड़ शैली, ये बताएंगे आपको कल। ठीक है, ये 3 शैली हैं, वो तो हम आपको कल बताएंगे। और उसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसके कौन कौन से मंदिर हैं नागर शैली के। क्वेश्चन ये आता है कि ये नागर शैली में मंदिर है कि ये द्रविड़ शैली में? बेसर शैली भी तो है, बेसर शैली भी और बेसर शैली वो मिक्स बेसर नागर और द्रविड़ का मिक्स है। क्या क्या टॉपिक में नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये टॉपिक में इसमें है नहीं जो आप बता रहे हैं। वो आप यूरोपियन कला शैली नहीं है, यूरोपियन कला शैली इसमें टॉपिक में नहीं है। ये बंद है क्या? नहीं सर, बंद है। आपको बताना है, क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारत का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह इनमें से कौन था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? ए ताम्रलिप्ति, बी सोपारा, सी ताम्रपड़ी, गाजा। आपको बताना है कि प्राचीन काल में यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था या प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह सर, सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय बंदरगाह या विश्वविद्यालय? ओहो बंदरगाह, बार बार देखिए बंदरगाह, विश्वविद्यालय नहीं बंदरगाह। यस सर। अब आप लोग बता रहे बंदरगाह, विश्वविद्यालय नहीं, सॉरी विश्वविद्यालय नहीं बता। तो बताइए, एक इसका है ताम्रलिप्ति, ये 312, ताम्रपड़ी, ताम्रलिप्ति है वो, थोड़ा सा भाई हम सही कर रहे हैं। ये है सुपारा और ये है ताम्रपड़ी। चलिए अब ठीक है, दिखाई दे रहा है भारत का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन है? ए तो आपने कहा ए, बी, सी, डी, बाकी लोग तो उत्तर ही नहीं दिया। आज ताम्रलिप्ति है मेरा, आपका ताम्रलिप्ति, कई लोगों ने उत्तर नहीं दिया। बहुत कम लोग थे, मेरा बेरी गाजा, ये डी बेरी गाजा। आपका डी है, चेक करना कर लीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह इनमें से कौन था? एक फिर से बता दीजिए जरा, देख रहे कितने लोग क्या कह रहे हैं, कंफ्यूज हो गया। अब देखिए एक कोई नहीं कह रहा, ये आप, अच्छा 2 3 4, बी किसी ने लिखा, सी एक ही लोग गए और डी बाकी सारे एक दो लोग नहीं उत्तर दिए, लेकिन डी ही सही है। पहली गाजा या इसका नाम भड़ोच, पहले ही सबसे बेरी गाजा ही है। देखिए ये
आप लोग जो ताम्रलिप्ति भी गए हैं जुड़ा है इससे। पहले सबसे फेमस ये था प्राचीन काल में, उसके बाद गुप्त काल आया। जब गुप्त काल और राजपूत काल आया था तब ये विश्वविद्यालय फेमस हुआ, बंदरगाह फेमस हुआ, ठीक है। ये और ताम्रपणी की बंदरगाह है, ये श्रीलंका का। ताम्रपणी बंदरगाह का इसको श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका में है ये, ठीक है। नहीं, बंगाल में ताम्रलिप्ति पूरब में बंदरगाह था। और बैरी गाजा भड़ोच के गुजरात में, गुजरात में। कलिंग तो उड़ीसा में है। ताम्रलिप्ति तो हम वही तो कह रहे हैं, बंगाल यानी पूर्वी क्षेत्र में। तो अशोक के पहले ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हो गया। अशोक कब आए थे? देखिए, इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, इसीलिए कहते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमने कहा, यानी ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं ना, 6ठी शताब्दी 600 ईसा पूर्व। और अशोक कब आए थे? 300 ईसा पूर्व। समझ में आया? सर ताम्रलिप्ति जैसे किसका आंसर होगा? जैसे किस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर ताम्रलिप्ति होगा। हाँ, एक सेकंड पहले आप ध्यान से समझिए, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर यही हम क्वेश्चन चेंज कर दें, इसी में हम कह दें कि गुप्तोत्तर काल में या गुप्त काल में इनमें से सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था, तब नहीं भाई बैरी आ जाओ, तब ये आपका ताम्रलिप्ति। और देखिए, अशोक के समय में भी, अशोक के समय में देखिए, आपको एक क्वेश्चन और क्लियर करते हैं। अशोक के समय में देखिए, थोड़ा सा आप लोग, हम जब बोले तब आप लोग मत बोलिए। प्रसिद्ध बंदरगाह प्राचीन तो जुड़ा ही है। प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह, अगर हम प्राचीन शब्द भी नहीं बोलते हैं तब भी वो प्राचीन हो गया, ठीक है। और आप जो कह रहे हैं ना, तब भी बैरी गाजा गुप्त काल के तक सबसे फेमस बंदरगाह था। ये भले वो कलिंग के बीचने के लिए कहे थे, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि ताम्रलिप्ति फेमस हो गया था। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उस समय बंदरगाह एक व्यापार के लिए था, ठीक है। व्यापारी लोग आते जाते थे, उसमें किसी राजा का संबंध नहीं जोड़ा गया है कि ये इस राजा के काल में बंदरगाह था। उस समय यहाँ आप देखिए, बीच में मत बोलिए, आप प्लीज, जब हम बताएं तब आप लोग सुनिए, ठीक है। पहले जब हम कोई क्वेश्चन करें तो कोई और आप या तो आके बताइए, या तो हम बताएं, ठीक है। तो पहले सुनिए, आपको जो इसमें समझ में आए वो क्वेश्चन क्रॉस करिए। पहले हमारी बात को ध्यान समझिए, क्योंकि कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन ही रह जाएगा। इनका क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, बंदरगाह की बात हुई है, ना कि राजा के राज्य क्षेत्र की बात हुई, ठीक है। अब आप सोचिए, इतिहास पढ़ते समय आपको भी IAS की तैयारी करना सोचना चाहिए कि व्यापारी तो जाते रहे होंगे, तो समुद्र से व्यापार होता रहा होगा, वो तो सिंधु घाटी से ही होता था, तो इस समय भी होता था। तो इतिहास में ये पता चला है कि किस क्षेत्र में बंदर ज़्यादा व्यापार होता था, तो वो था बैरी गाजा, ठीक है। इसका कहीं जब हम गलत दृष्टिकोण से सोचते हैं कि राजा का संबंध आप क्यों उसमें बार बार सोच रहे हैं, आपका सीधे दिमाग में जाना चाहिए कि ये एक बंदरगाह है, और बंदरगाह एक व्यापार के लिए होता है। जब ये क्वेश्चन आया कि अशोक के समय कौन सा बंदरगाह था या चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या वो अलग बात होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व करेंगे तब आप बैरी गाजा उस समय सबसे फेमस था, और हम यहाँ तक बता रहे हैं कि गुप्त काल तक फेमस था। गुप्त काल में ये लिखा है कि बैरी गाजा की जगह ताम्रलिप्ति ने ले लिया। इसका कहने का ये मतलब होता है कि व्यापार वहाँ से ज़्यादा हो गया,
समझ में आया? यस सर, बताया था सर आपने। चलिए आपको बताना है बहुत ध्यान से, पिपरावा का क्षेत्र 16 महाजनपद में से किस महाजनपद में था? किसका क्षेत्र सर? पिपरावा। अच्छा। पिपरावा, देखिए ऐसे दे रहे हैं, पिपरावा का क्षेत्र। आप ऐसे आंसर दीजिए जैसे सीरियस एग्जाम दे रहे हैं, और आंसर बार बार चेंज नहीं मत करिए। पिपरावा का क्षेत्र, अब एक कोई चेंज करेगा तो उसका नहीं माना जाएगा, इसलिए समय है, भर दिए तो भर दिया आंसर, ठीक है, वही माना जाएगा, चेंज नहीं माना जाएगा। पिपरावा का क्षेत्र इनमें से किस महाजनपद में था? ए कुशीनगर, कुशीनगर, बी मगध, सी कौशल, डी अंग। हमारा क्वेश्चन है पिपरावा का क्षेत्र इस 16 महाजनपद के अंतर्गत इनमें से किस महाजनपद में था? क्वेश्चन समझ में आ गया है? सब आप लोग सोच लीजिए, यस सर। और मोबाइल कोई देखेगा नहीं, सामना लिखा हुआ है। चलिए आपका, अब आप लोग बताइए एक किलो क्या है? बी मगध, किसी ने लिखा, सी कौशल, डी अंग, ये भी नहीं, डी यानी इसको किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब आपको, मतलब आप लोग सही आंसर, आप क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, लेकिन इसका आंसर लगभग अलग अलग मारे हैं। सही आंसर कौशल है। कौशल का जो क्षेत्र है ये हमारा फैजाबाद, अवध, सिद्धार्थ, यही सब सोच के मैंने थोड़ा सा और सोचना चाहिए था। कौशल यानी फैजाबाद बस्ती सब आ रहा है, इसीलिए और मैंने लिखी थी। बार बार कहते हैं पिपरावा आपका पहले बस्ती में था। हमने सोच के लिखी थी। देखिए आप ये जान लीजिए, जो आप पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, आपको किसी ना किसी तरह से उसको जोड़कर आंसर मारना है, इसलिए अधिकतम सोचिए क्वेश्चन का। आपको बताना है इसमें से किस राजा ने अवंती राज को जीतकर अपने राज्य में मिला दिया था? आपको बताना है कि अवंती राज को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था किस राजा ने? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी शिशुनाग, डी कालाशोर। आपको बताना है कि अवंती का क्षेत्र को किस मगध के राजा ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था? एक कितने लोग कहते हैं? बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी शिशुनाग, और डी कालाशोर। इसका आंसर होगा सी शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध राज्य में लिया। आपको फिर बताना है मगध के राजा अजातशत्रु ने इसको नहीं जीता था। अजातशत्रु ने कौशल को जीता था और
ठीक है, कौशल राज को जीता था, और लिच्छवी वैशाली को भी जीता था, ठीक है, इसको नहीं जीता था जाट। आपको बताना है किस राजा ने अपने राज वैद्य को अवंती के राजा के उपचार के लिए भेजा था। किस राजा ने अपने राज वैद्य को अवंती के राजा के उपचार के लिए भेजा था? आपके आप बिम्बिसार। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। किस राजा ने अवंती के राजा के उपचार के लिए अपने राज वैद्य को भेजा था? ये बिम्बिसार थी, अजातशत्रु, सरसुनार भी कालासुर। एक सी डी ए बिम्बिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। आपको बताना है कि 16 महाजनपद में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित था। 16 महाजनपद में से कौन सा महाजनपद? ए कम्बोज, बी चेद, सी अश्मक, डी वत्स। इनमें से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? चलिए, ए कम्बोज, बी चेद, सी अश्मक और डी वत्स। डी को किसी ने दो। ये इसका सही आंसर यही सही है, सी। इसका आंसर सी। चलिए, आपको बताना है मगध के किस राजा ने अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में ला लिया था? अजातशत्रु, सी उदयन, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस राजा ने अंग राज को जीतकर मगध राज में मिला दिया था? ठीक है, ये चारों ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, एक ए बिम्बिसार ऑप्शन, बी अजातशत्रु, सी डी इनमें से कोई नहीं। आप फिर से जरा देख रहे हैं, समझ में नहीं आया। ए कितने लोग कह रहे हैं? ये नहीं कह रहा, इसने कहा। बी अजातशत्रु कितने लोग ज्यादा कर रहे हैं? सी आप बता और डी आप बता, लेकिन इसका आंसर ए है। किसी ने नहीं कहा। बिम्बिसार ने सबसे पहले अंगराज को जीता था। सबसे पहले अंगराज, ठीक है। देखिए आप लोग प्लीज मत पूरे बीच में। सर एक क्लास ले लेने दीजिए। क्या दिया करिए कि आप ही पढ़ा दें, बुला दिया करिए और कह दीजिए एक दिन पढ़ा दें, उसके बाद से सारा ज्ञान एक दिन में खत्म हो जाएगा। फिर दूसरे दिन चलिए, से ये सही है, हम बंद करा के ही हम भी बैठेंगे, आप लोग ज्ञान लेंगे। नहीं, बंद मत, ऑन रहे भाई। नए नए टीचर आए तो दिखना तो चाहिए ना कि
कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, थोड़ा सा देखिए ये क्वेश्चन अभी हम इजी इसलिए दे रहे हैं आप लोगों को कि आगे बहुत कठिन क्वेश्चन आने वाले हैं। हम थोड़ा सा ये हमारे भी मन में चल रहा है कि आप लोग कैसे आंसर दे रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन आएगा। इसलिए शुरुआती दौर है, आप हैं, ये क्वेश्चन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहना है। तो आप लोग और इस क्वेश्चन से ही आपके और चीज़ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान से, जितना क्लास चलती है उससे अच्छा एक क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा, ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से, और कोई भी अब नहीं बोलेगा, एकदम साइलेंट बोलते, एकदम आवाज़ नहीं आती। महाभारत का क्षेत्र हस्तिनापुर इनमें से किस महाजनपद में था? ए, चीन, बी, वस, सी, कुरु, डी, अश्मक। महाभारत का क्षेत्र हस्तिनापुर 16 महाजनपद में से इनमें से किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? हस्तिना। चलिए ए, कितने लोग कहते हैं? ए, बी, बस 3 लोग, सी, डी, अस्मक। सी सही है, क्रू ही सही है। ये देखिए मेरठ, ये आपका मेरठ दिल्ली का हरियाणा का क्षेत्र उस समय कुरु महाजनपद में ही आता था। ठीक है, आप लोग देखिए मौर्य काल तक पूरा पढ़ाई कर लीजिए, मौर्य काल तक भी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। इसे तो हम 16 महाजनपद से ही टॉपिक उठाए आज। ठीक है, कल भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप मौर्य काल तक पढ़े नहीं, हम कहीं से क्वेश्चन उठा लेंगे। ये तो हम 16 महाजनपद को देख रहे हैं कि आप लोग कैसे तैयारी है। तो ये 16 महाजनपद से क्वेश्चन उठाए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वश के शासक उदयन का विवाह इसमें से किस राजा की पुत्री से हुआ था? आपको बताना है। वश के शासक उदयन का विवाह इसमें से किस राज या किस राजा, राज्य का ही है, किस राज की राज की लड़की या पुत्री से हुआ था? राज का नाम लिख रहे हैं। अवंती, बी मगध, कुरु, अस्मक, आपको बताना है उदयन का विवाह इसमें से किस राज की राजकुमारी से हुआ था? चलिए एक बी, सी और डी। या तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया।
तुक्का इसलिए नहीं मार रहे हैं कि वही चीज़ गलत हो जाता है सर। ये अवंती राज्य था, अवंती ये सही है। वैसे आपको और बता रहे हैं, मगध की भी एक राजकुमारी थी, उनसे भी विवाह हुआ था, वो तो हमने मगध हटा दिया, ठीक है। मगध की राजकुमारी दर्शक थे, मतलब उनकी बहन से हुआ था। माना जाता है कि उदयन की अजातशत्रु की लड़की से भी हुआ था, लेकिन अवंती के राजा प्रद्योत, ठीक है, उनकी लड़की से हुआ था और उदयन का था, ठीक है, उदयन का था। ये आज का देखिए खत्म होता है। आप मौर्य वंश तक पढ़िए, अभी कुछ शोर मत करिए, इसका भी क्वेश्चन है, ठीक है सर। ये जी नाम क्या था ये उनकी लड़की का? ये नाम हमारा वासवदत्ता। याद आ गया। स्वप्नवासवदत्ता क्या? वासवदत्ता, बुक का नाम है ना? हाँ जैसे- नहीं, ये नहीं वासवदत्ता था। सर, स्वप्नवासवदत्ता कोई बुक है वो बोल रही है। कैसे? स्वप्नवासवदत्ता कोई बुक है? हाँ, ये किताब है राइटर की, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये राजकुमारी का नाम है वासवदत्ता, ठीक है। ये ध्यान दिमाग में आ रहा है, हाँ ये स्वप्नवासवदत्ता किताब कुछ है, ये किताब थी। तो ये वासवदत्ता ये अवंती के राजा की लड़की थी। पहले तो इनको उदयन को जेल में बंद कर दिया गया था, बाद में अनुमति दे दी गई थी, यानी बाद में विवाह कर दिया गया था। चलिए, मौर्य काल तक आप तो सर पढ़ेंगे। चर्बी आप ही पढ़ाएंगे ना सर? हाँ हाँ, अभी पढ़ाएंगे।